Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 17 of ACCA F9 and the name of the chapter is Cost of Capital. So guys, जो next topic आता है हमारा that is debt redeemable at current price. So debt redeemable at current price, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहले मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर नहीं होगा. देखो, एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कंपनी ने दो टाइप के ऑप्शंस दिए हैं इन्वेस्टर्स को. एक ऑप्शन क्या दिए कि हम आपसे डेट लेंगे जिसकी करंट वैल्यू जो है, मतलब जो आज की डेट में इन्वेस्टर को कंपनी को देने हैं, आज की डेट में जो इन्वेस्टर को कंपनी को देने हैं वो कितने देने हैं? $100. और कंपनी उनको 5%, मैं अभी बुक का एग्जाम्पल थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, 5% एवरी ईयर इंटरेस्ट देगी. और ये हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स. ये क्या हैं? ये हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स कि कंपनी इनको 5% रिटर्न देगी हर साल, ठीक है, टिल परपेचुटी, क्योंकि ये इररिडीमेबल डिबेंचर है. दूसरा होता है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिसमें कंपनी ने बोला है कि हम आपको 5% एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स देंगे. और उसके बाद आपको यहाँ पे भी जो करंट वैल्यू, मतलब जो इन्वेस्टर्स को पैसे देने थे, वो $100 पर डिबेंचर ही देने थे. ये नॉमिनल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में इनको कितने पैसे कंपनी को देने हैं. कि इस केस में कंपनी को आज की डेट में मार्केट वैल्यू $100 है, उनको $100 देने हैं और उनको 5% इंटरेस्ट पे डिबेंचर्स मिल जाएंगे टिल परपेचुटी. और सेकंड केस है कि $100 आपको आज देने हैं, आपको 5% रिटर्न हर साल मिलेगा और आफ्टर 3 ईयर्स आपको $100 ही वापस मिल जाएंगे. दैट मीन्स जो रिडम्पशन अमाउंट है, डेट इज रिडीमेबल एट करंट मार्केट प्राइस, कि जो डेट जिस प्राइस पे हमने डेट इन्वेस्टर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उतना एग्जैक्ट अमाउंट उसको वापस मिलेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये $100 आज की इसकी प्रेजेंट वैल्यू, कुछ नहीं. मैं कह रहा हूँ आपने $100 आज की डेट में लगाए, आपको 3 साल तक हम 5% इंटरेस्ट देंगे और आफ्टर 3 ईयर्स आपको $100 वापस कर देंगे. तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि दोनों केस में जो ये इन्वेस्टर है, इसको जो प्रेजेंट वैल्यू, इसका जो IRR आएगा, IRR दैट विल बी ज़ीरो. दोनों केस में इसका IRR ज़ीरो आएगा. दैट मीन्स जितने पैसे इसने लगाए थे और उतना ही इसको रिटर्न. IRR मतलब क्या होता है? IRR इज़ दैट रेट जहाँ पे, ध्यान से सुनना, IRR इज़ दैट रेट जहाँ पे जितना पैसा हमने लगाया है और जितना हमें बाद में फ्यूचर में आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल इन फ्यूचर, और जितना पैसा हमने आज की डेट में लगाया है ये ज़ीरो होता है. कि हमने आज की डेट में 100 लगाया और आगे जाके जितना भी हमें अमाउंट आया, इन सब का टोटल हमारा आया ज़ीरो. वो होता है इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न, कि उस रेट पे हमारा जितना पैसा हमने लगाया उतना पैसा ही हमें रिटर्न मिला. ठीक है, तो मैं करंट वैल्यू की बात कर रहा हूं कि $100 इन्वेस्टर ने लगाए. अगर वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जिसको पूरी जिंदगी 5% मिलेंगे, तो वहां पे भी इसका जो IRR परसेंटेज में आएगा, तो जो IRR यहां पे आएगा इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न, उसी IRR, उसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कंपनी को एग्जैक्ट सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ेगी दोनों केस में. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अगर कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे जितने डिबेंचर्स के करंट वैल्यू है उतना ही अमाउंट वापस करती है, तो कंपनी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों केसेस में एग्जैक्टली सेम पड़ेगी. दोनों केसेस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जैक्टली सेम पड़ेगी. कैसे? अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, पहले तुम्हें समझ आ गया क्या सिचुएशन है कि जो करंट वैल्यू है डिबेंचर की, अगर वही उतना ही अमाउंट हम रिडम्पशन पे वापस करते हैं डिबेंचर होल्डर को, तो ऑफ कोर्स ये रेट और ये रेट सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है. तो जितना अमाउंट हमने इन्वेस्टर से लिया था करंट वैल्यू, उतना ही हम इन्वेस्टर को वापस करते हैं. तो क्या होगा? तो उस केस में हमारा जो कंपनी का IRR है वो दोनों केस में इक्वल आएगा. दैट मीन्स कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों केसेस में जो आएगी वो सेम आएगी. यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम आएगी, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम आएगी. मतलब IRR दोनों में, जिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में यहाँ पे IRR ज़ीरो होता है, उसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में IRR यहाँ पे ज़ीरो होगा.
ठीक है, मतलब कंपनी की कॉस्ट ऑफ जो डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट दोनों केसेस में सेम आएगी। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तुम्हें हो रही होगी, इसका मैं तुम्हें एग्जांपल करा के दूर करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे चलो एक छोटा सा और हिंट और ले लेता हूँ, शायद थोड़ी सी और कंफ्यूजन तुम्हारी क्लियर हो जाए। देखो अब तुम हो, तुम्हें कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि या तो तुम डिबेंचर $100 दो और 5% का परमानेंट लाइफ लॉन्ग के लिए रख लो, या फिर तुम $100 दो और 3 साल में तुम्हें इंटरेस्ट मिले और 3 साल बाद $100 वापस मिले। विच ऑप्शन वुड यू चूज? तो अगर तुम वैसे मेरे को कहो तो तुम कहोगे कि सर हम तो यही वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल में हमें पैसे वापस मिल रहे हैं पूरे के पूरे जितने लगाए थे, और हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और दूसरा कंपनी पे थोड़ा सा हम ट्रस्ट कम कर सकते हैं। तो अगर कंपनी कल को ना चली, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमें तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये वाला ऑप्शन सही है। बट अगर मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेता, मैं मान के चलता हूँ कि कंपनी परपेचुटी तक चलेगी, तब कौन सा ऑप्शन बेटर है, ये वाला या ये वाला? तो पॉइंट इज दोनों ऑप्शन बराबर है गाइस। इस ऑप्शन में भी तुम्हारी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू यहां आएगी। कैसे? देखना। अब देखो गाइस, कंपनी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन दिया कंपनी ने, कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज एन इररिडीमेबल लोन नोट, दैट मीन्स डिबेंचर्स ट्रेडिंग एट $100 विद अ कूपन रेट 5%। सो दिस इज मार्केट वैल्यू, कि आज की मार्केट वैल्यू है $100 और कूपन रेट मतलब जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5%। सेकेंड ऑप्शन इज अ रिडीमेबल लोन नोट ट्रेडिंग एट $100, कि इसका भी $100 हमारा मार्केट रेट चल रहा है विद अ कूपन रेट 5%, ड्यू टू बी रिडीम्ड एट $100 इन 3 years। तो जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हम रिडीम कर रहे हैं आफ्टर 3 years। तो यहां पे हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों केसेस में सेम आएगी। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले केस की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आएगी? सो हमारे को अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सर हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज जितना भी हमें इंटरेस्ट आएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। जितना भी आएगा कॉस्ट ऑफ डेट, मैं गलती से बार बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट आएगा, यही तो हमें निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है कि आज की डेट की जो डिबेंचर की वैल्यू है वो है 100, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू। सो इंटरेस्ट हमारा है 5 डिवाइडेड बाय 100, सो इज इक्वल टू 5%। सो कॉस्ट ऑफ डेट जो मेरी आ रही है वो आ रही है 5%। दैट मीन्स जब हमारा, ध्यान से सुनना, जब हमारा कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट 5% होगा, उस केस में ना तो कंपनी का नुकसान है ना कंपनी का फायदा है। जितने पैसे कंपनी को आएंगे उतने ही कंपनी पैसे वापस करेगी। जब कॉस्ट ऑफ डेट 5% होगा तो जितने पैसे कंपनी को आएंगे कंपनी उतने ही पैसे वापस करेगी। अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। सो दैट मीन्स जितना पैसा अभी हमें आएगा और आगे जाके जितने पैसे आने उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है ना? तो देखो हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 100, कि आज की डेट में हमें कितने इन्वेस्ट करने हैं 100, और आगे जाके पैसे कितने आएंगे 5 इन परपेचुटी। तो 5 अपॉन 5%, 5 अपॉन 5% यही होता है ना। मैंने बताया था ना प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट अपॉन KD। तो इंटरेस्ट इज 5 जो मुझे आएगा डिवाइड बाय 5%, ये भी आएगा 100। सो दैट मीन्स 100 मुझे जो जितने भी पैसे आगे जाके फ्यूचर में आने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 100। तो मेरा IRR यानी बेसिकली NPV क्या आ गया? 0। ठीक है गाइस, ये समझ आया? जितने पैसे कंपनी को आए या जितने पैसे इन्वेस्टर ने दिए, पूरी लाइफ में इन्वेस्टर को उतने ही पैसे वापस मिलेंगे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज भी 100 है। ठीक है गाइस, नो फायदा नो नुकसान कंपनी का, नो फायदा नो नुकसान पार्टी का। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमने यहां पे देखा कि हमारा जो IRR आ रहा है यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है, या कॉस्ट ऑफ डेट सॉरी, वो आ रहा है 5%। तो क्या यही कॉस्ट ऑफ डेट 5% मेरी इस सिनारियो में आती है कि रिडीमेबल लोन नोट ट्रेडिंग एट 100, कूपन रेट 5% ड्यू टू बी रिडीम्ड एट दिस? तो एक काम करते हैं, हम यहां पे भी 5% से ही अपना आंसर निकाल के देखते हैं। अगर उस केस में NPV हमारा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? जितने पैसे हमने लगाए थे, इन्वेस्टर ने लगाए थे, उतने ही पैसे उसको इन 3 सालों में रिटर्न मिल रहे हैं और NPV आ रहा है 0। तो IRR दोनों केसेस में सेम हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, इसी IRR पे हम अपना आंसर निकालते हैं। सो हमने आज की डेट में $100 लगाए थे, 5% हमें मिलेंगे 3 years के लिए, अभी टैक्स नहीं है इसमें। तो 5 इंटू
एनुअटी फैक्टर फॉर 3 years at 5%, तो 1 डिवाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू, मैं दबाऊंगा 3 times 1 2 3 GT, दैट इज 2.723. सो ये आ रहा है मेरा 2.7232 आ रहा है, तो मैं 2.723 कर लेता हूं. तो इंटरेस्ट का मेरा इंटू 5 ये आता है 13.61. सो ये आ रहा है मेरा 13, इसको मैं थोड़ा उधर लिखता हूँ, 5 इंटू 2.7232 इज इक्वल टू 13.61. जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 13.61 है, 3 सालों का. 61 है तो 62 कर लेता हूँ, 616 है. और जो मुझे $100 मिलेंगे आज से 3 years बाद, तो $100 की प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू 3 टाइम 1 2 3. अब ये जो है ये 3rd year का मेरी फिगर है, तो दिस इज 0.864 इंटू 100, सो दैट इज 86.38. अब मैं यहाँ पे अगर एनपीवी निकालूं तो 100 मैंने पहले दिए थे, प्लस 13.62 मुझे आएंगे, प्लस 86.38 मुझे आएंगे. सो दैट इज, ये माइनस है, ये दोनों 100, तो फिगर मेरी आ गई एनपीवी यहाँ पे भी 0. दैट मीन्स अगर हमारा जितने पैसे हम ले रहे हैं, मार्केट वैल्यू सॉरी जो है, उतने ही हम इन्वेस्टर को वापस करेंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो दोनों केसेस में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कॉस्ट ऑफ डेट जो कंपनी की आएगी वो सेम आएगी. दैट मीन्स जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा कोई नुकसान, कंपनी को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होने वाला. जितना पैसा आया है उतना ही पैसा कंपनी उनको वापस कर रही है प्रेजेंट वैल्यू के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ डेट 5% थी. कॉस्ट ऑफ डेट 5% पे जब मैंने आंसर निकाला तो यहाँ पे भी एनपीवी 0 आ रहा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी 100 रुपये इन्वेस्टर देगा और अल्टीमेटली 3 साल बाद उसको पूरे 100 रुपये की वर्थ ही वापस मिलने वाली है. और यहाँ पे भी सेम यही चीज़ थी. ठीक है गाइस, बाकी इसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा. बहुत सिंपल है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइस, दैट इज कन्वर्टेबल डेट. अब कन्वर्टेबल डेट में कैलकुलेशन हमारी बहुत थोड़ी सी चेंज होती है. घबराना अगेन हमें बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है. एक छोटा सा फर्क पड़ेगा. पूरी कैलकुलेशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जितनी भी ऊपर पढ़ी है कैलकुलेशन रिडीमेबल डेट वाली, कौन सी, रिडीमेबल डेट वाली, उसी की तरह है ये. सेम प्रेजेंट वैल्यू चार्ट वगैरह सब कुछ बनता है, सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा. वो क्या है, तो उसको जानने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि कन्वर्टेबल डेट होती क्या है. तो कन्वर्टेबल डेट का मतलब होता है कि रिडम्पशन डेट पे कंपनी इन्वेस्टर्स को 2 ऑप्शन देती है. कंपनी इन्वेस्टर्स को 2 ऑप्शन देती है. ऑप्शन नंबर 1 ये होता है कि या तो आपको यू विल गेट दिस मच अमाउंट एट रिडम्पशन, कि या तो इतना अमाउंट आपको रिडम्पशन में मिलेगा, या फिर इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे, कि या तो आप अपने जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करा लो और उसके अगेंस्ट इतने पैसे ले लो, कि रिडम्पशन पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर यू हैव एन ऑप्शन कि उस टाइम पे आपको हम इतने शेयर्स देंगे. ये पहले ही डिसाइड होता है जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है. इशू के टाइम पे, कौन सी डेट, इशू की डेट पे कंपनी ऑफर देती है इन्वेस्टर्स को. ये इन्वेस्टर है, कंपनी इन्वेस्टर को ऑफर देती है कौन सी डेट पे, इशू की डेट पे. क्या, कि हम जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं दीज आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और इसके लिए वी हैव 2 ऑप्शन. पहला ऑप्शन ये है कि ये जो रिडम्पशन के टाइम पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो इतने डिबेंचर्स के बदले इतने नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हो. ये इसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है. ऐसा नहीं है कि वो ये बोलते हैं कि रिडम्पशन पे हम बताएंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं. यहीं पे डिसाइड हो जाता है, यहीं पे डिसाइड हो जाता है हाउ मैनी शेयर्स विल बी गिवन ऑन रिडम्पशन. ये यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि रिडम्पशन पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें देने हैं उस अमाउंट के अगेंस्ट, पहले ही डिसाइड हो जाता है. ठीक है, तो इसको पता होता है कि रिडम्पशन डेट आएगी तो या तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे या इतने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे. अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस शेयर का मार्केट प्राइस कुछ भी चला जाए, चाहे आधा रह जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, कंपनी इज बाउंड टू गिव दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स. दैट इज कन्वर्टेबल डेट. अब अगर हमारे को कन्वर्टेबल डेट दी हुई है क्वेश्चन में, तो उस केस में ध्यान से सुनना, उस केस में
हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हम कैसे निकालेंगे। इफ़ दिस ऑप्शन इज कन्वर्टेबल डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का गाइस एक तरीका क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हम एक चीज़ लेके चलते हैं, दैट इज कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी एक अजम्पशन होती है, दैट इज प्रूडेंस। ये अकाउंटिंग का होता है, दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स का। ये तुमने F3 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो F7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। वरना सीधा सीधा अगर तुमने स्किल लेवल में तुम आ गए हो और तुमने सीधा सीधा F9 सब्जेक्ट उठा लिया विदाउट पिकिंग अप एनी अदर सब्जेक्ट, तो आई थिंक यू शुड चेंज योर डिसीजन। सीधा सीधा F9 उठाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है। पहले तुम्हें F1, F2, F3, अगर एग्जाम्पशन ली है तो F7, F8 ये तो करने पड़ेंगी, ठीक है। चलो एनीवेज, हाँ, डिपेंड करता है अगर तुम कोई ग्रेजुएट हो या तुमने CA स्टूडेंट हो या CA क्लियर की हुई है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। एनीवेज, तो मतलब ये मत बोलना कि सर CA की हुई है तो हमें क्वेश्चन ही नहीं करना, ये चैप्टर सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं जस्ट वैसे ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सीधा सीधा उठाना बिफोर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ बिट डिफिकल्ट ऑप्शन टू चूज। चलो, अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता क्या है। सो प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि हमेशा कंपनी, अगर कंपनी के पास आगे दो ऑप्शंस हैं, इसमें लॉस होगा 100 का, इसमें लॉस होगा 150 का, मतलब ये कंपनी के हाथ में नहीं है। दिस इज नॉट इन दी हैंड ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के हाथ में होगा तो वो कम ही लॉस करेगी। कंपनी के हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो कंपनी हमेशा ये मान के चलती है कि हम, हो सकता है 150 का लॉस हो, ये नहीं कह रहे कि होगा, हो सकता है 150 का लॉस हो, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपना माइंड सेट कर लेती है कि हो सकता है हमें आगे जाके 150 का लॉस हो, ठीक है ना। ऐसा क्यों सोचती है कंपनी? हमारा लॉस किसी दूसरे का फायदा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारा लॉस यानी किसी दूसरे का फायदा। तो दूसरा बंदा तो हमेशा अपना फायदा सोचेगा ना। हम अपना नुकसान सोचे ना सोचें, हम सोचें कि नहीं यार 100-150 में से चल कोशिश करेंगे 100 हो, डजेंट मैटर, बट दूसरा तो अपना फायदा सोचेगा ना कि अगर हमें किसी को 100 देने या 150 देने हैं, वो तो 150 ही लेगा ना हमसे, ही विल टेक 150। सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही कॉन्सेप्ट हमारा कन्वर्टेबल डेट में लगने वाला है। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ध्यान से, ये इन्होंने सेकंड में बताया हुआ है। हम रिडम्पशन डेट पे दो चीजें कंपेयर करेंगे। एक तो देखेंगे कि रिडम्पशन डेट पे जो अमाउंट हमें देना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। रिडम्पशन डेट पे जो अमाउंट हमें डिबेंचर होल्डर को देना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, या फिर रिडम्पशन डेट पे जो हमें शेयर्स देने हैं उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। क्या मैंने बोला? इन शेयर्स की रिडम्पशन डेट पे जो मार्केट वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, के इन शेयर्स की रिडम्पशन डेट पे मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों में से विच एवर इज हायर। हम जो अपनी कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे तो हम कंपनी जो अपना एक्सपेंस दिखाएगी कि हमें डिबेंचर होल्डर को क्या देना है, तो दोनों सिनारियो में विच एवर इज हायर हम वो ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे यहां पे अगर हमारी आ रहा है कि पर डिबेंचर हमें अमाउंट देने लेट्स से 85, और पर डिबेंचर हम जो शेयर्स देंगे उस शेयर की वर्थ जो होगी वो होगी 88। हम जब डिबेंचर होल्डर को कैश देंगे तो हमें 5 साल बाद इतने पैसे $85 वापस करने हैं, और अगर हम डिबेंचर होल्डर को शेयर्स देंगे तो पर शेयर हमें इतने का शेयर देना पड़ेगा। तो कंपनी का 88 का लॉस और 85 का लॉस है, मतलब एक्सपेंस है ना। तो हम हमेशा हायर ऑफ द अबव इसको कंसिडर करेंगे कि 3 साल बाद कंपनी का इतना एक्सपेंस होने वाला है, कि 3 साल बाद कंपनी का इतना एक्सपेंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि एज अ इन्वेस्टर वो क्या सोचेगा, वो कहेगा यार 5 साल बाद जब ऑप्शन आएगा मैं देखता हूँ यार, वैसे अगर मैं पैसे लूँगा तो मेरे को $85 मिलेंगे, लेकिन अगर मैं कंपनी के शेयर सिलेक्ट करता हूँ तो पर शेयर वर्थ मुझे 88 मिलेगी। तो पर शेयर वर्थ 88 है, तो जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसे बेटर तो शेयर ले लो। तो इन्वेस्टर मोस्ट लाइकली शेयर ही लेगा। अब जब इन्वेस्टर शेयर लेगा तो कंपनी को उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब कंपनी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करती है, हम तो यहीं की बात कर रहे हैं ना कॉस्ट कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे जब अपनी कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेगी वो देखेगी कि रिडम्पशन डेट पे जो हम ये दे रहे हैं या फिर जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं इसमें मार्केट वैल्यू शेयर्स की क्या आ रही है।
यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर आपने इतनी सारी बातें बोल दी, एक बात तो बोली नहीं कि हमें कैसे पता होगा कि शेयर का उस डेट को मार्केट वैल्यू क्या होगी। हमें कैसे पता होगा सर कि उस डेट की शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। हम कैलकुलेट ये डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, बट इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। कंपनी का ग्रोथ लेके, कंपनी का ग्रोथ क्या चल रहा है, आज कंपनी के शेयर की वैल्यू इतनी है, कंपनी का इतना ग्रोथ रेट चल रहा है, तो उस डेट को शेयर की वैल्यू इतनी होगी। याद है हमने पढ़ा था ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रोथ निकालना, वो सारा वहाँ से हम जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे तो वहाँ से निकाल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होगी अप्रॉक्सीमेट। तो इस डेट को हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस डेट को ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी ज़्यादा आएगी उसको लेके हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? हम पहले तो देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू कि हमारी 0 ईयर में क्या अमाउंट हमें देना है, करंट वैल्यू। उसके बाद 1 to n हमारा इंटरेस्ट जाएगा। अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इन्वेस्टर इतने पैसे देगा, 1 to n नंबर्स के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी। और जो nth ईयर है उस ईयर में जो उसको अमाउंट रिटर्न करेंगे, हम रिडीम करेंगे, अगर अमाउंट करा तो वो वैल्यू आएगी, अगर शेयर दिया तो शेयर की वर्थ आ जाएगी। वो वर्थ को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यही चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो वर्थ है इधर दिस और दिस, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकती है, इधर दिस और दिस। कि रिडम्पशन के टाइम पे जो हमारा अमाउंट आएगा जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कैन बी दिस और दिस। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? विच एवर इज हायर। ठीक है, तुम चाहो तो इस चीज़ को अपनी कॉपी में और बुक में तुम बना सकते हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम पॉज करके इसको बना सकते हो। तो देखो गाइस, यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ लोन नोट दैट अलाउज इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन टेकिंग रिडम्पशन प्रोसीड्स और कन्वर्टिंग द लोन नोट इनटू प्री सेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका तरीका क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन यूजिंग अवेलेबल डेटा। कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस ऑप्शन की वैल्यू क्या आएगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। कंपेयर कन्वर्जन ऑप्शन विद द कैश ऑप्शन, कि कन्वर्ट करके हमारी शेयर की वैल्यू पर वैल्यू क्या पड़ेगी रिडम्पशन की डेट पे, और कैश ऑप्शन क्या पड़ेगा। अज्यूम ऑल इन्वेस्टर विल चूज द ऑप्शन विद द हायर वैल्यू। हम ये अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टर हमेशा हायर वैल्यू ही चूज करेगा, तो कंपनी के लिए वही वाला एक्सपेंस होगा। जब ये निकल जाएगा, कैलकुलेट IRR ऑफ द फ्लोज फॉर द रिडीमेबल डिवेंचर्स। हम इन दोनों में से हाईएस्ट वाला चूज कर लेंगे। ठीक है ना, कंपेयर दीज एंड अज्यूम वी विल सिलेक्ट द हायर वैल्यू फॉर IRR के लिए हम वो हायर वैल्यू चूज कर लेंगे और कैलकुलेट IRR ऑफ द फ्लोज एज ऑफ द रिडीमेबल डेट। जैसे रिडीमेबल डेट निकालते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ वो फर्क पड़ जाएगा। देर इज नो टैक्स इफेक्ट विच एवर ऑप्शन टू चूज इन कन्वर्जन डेट। टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे तुम शेयर्स में कन्वर्ट करो चाहे ना करो, वो तो इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा बस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके तुम्हें ये जो मैंने बताया है ये बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, बट क्वेश्चन करना ऑफकोर्स हमेशा के लिए ज़रूरी होता है। चलो अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है गाइस? इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, अ कंपनी हैज इशूड कन्वर्टेबल लोन नोट्स दैट आर ड्यू टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम इन 5 years टाइम। अब 5% प्रीमियम पे डिबेंचर्स रिडीम होंगे। दैट मीन्स मैंने बताया था हमेशा हमारी नॉमिनल वैल्यू रहती है $100, तो एट 5% प्रीमियम दैट मीन्स प्लस 5%, दैट मीन्स रिडम्पशन की डेट पे हम उनको इतना अमाउंट रिटर्न करेंगे कि दीज आर ड्यू टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम इन 5 years टाइम। कि 5 साल बाद इंटरेस्ट तो देंगे और हम इनको $105 रिटर्न करेंगे। द कूपन रेट इज 8%, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट है 8%, एंड द करंट मार्केट वैल्यू इज 85। करंट मार्केट वैल्यू जो इन डिबेंचर्स की है वो है 85। ऑल्टरनेटिवली इन्वेस्टर कैन चूज टू कन्वर्ट ईच लोन नोट, दैट मीन्स $100 का जो एक लोन नोट है उसको वो 20 शेयर्स में कन्वर्ट करता है, 20 शेयर में कन्वर्ट कर सकता है इन 5 years टाइम। कि वो चाहे तो उस डेट को एक लोन नोट के अगेंस्ट वो 20 शेयर्स ले सकता है। एक लोन नोट के अगेंस्ट वो 20 शेयर्स ले सकता है। ठीक है, क्लियर है? द कंपनी पेज टैक्स 30% पर ईयर, इतना कंपनी टैक्स पे करती है। द कंपनी शेयर्स आर करंटली वर्थ $4, के जो शेयर्स हैं इसकी $4 की वर्थ है,
एंड देयर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% पर ईयर, कि कंपनी की शेयर की वैल्यू 7% पर ईयर से बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कि या तो रिडम्पशन पे हम $105 दें, या फिर रिडम्पशन पे हम 20 शेयर्स फॉर एक वैल्यू दें। $100 जो है एक डिबेंचर है, उसके अगेंस्ट 20 शेयर मिलेंगे। एक शेयर का प्राइस है $4 इनटू हमारी ग्रोथ है 7% पर ईयर, तो 1.07 यानी 1 प्लस 0.07 एन नंबर यानी 5, इससे हमारी क्यूमुलेटिव फिफ्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.07 इंटू इज इक्वल टू तुम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये 80 इंटू 1.07, तो मैं कैसे करूँगा इसको 1.07, देखो इसको तरीका क्या है, इंटू 5 करना है 1.07 इंटू ये तो एक बार ही हो गया 1 2 3 4, तो 1.07 1 अगर 1 करें तो खाली ये आएगा, 2 करेंगे तो एक बार इज इक्वल टू, 3 करेंगे तो 2 बार, 4 करेंगे तो 3 बार, 5 करेंगे तो 1.07 इंटू 1 तो 1.07 ही होता है। तो 1.07 अगर मुझे 2 करना है तो मैं कैसे करूँगा 1.07 कैलकुलेटर पे इंटू इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये मेरा आ जाएगा सेकेंड टाइम में, एक बार इज इक्वल टू दबाऊंगा थर्ड टाइम, एक बार इज इक्वल टू 4 टाइम, और लास्ट टाइम इज इक्वल टू 5th टाइम। तो मुझे क्या करना है, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो मुझे इज इक्वल टू 1 से कम बार दबाना होता है। एक मतलब अगर 5 ईयर हैं तो मैं 4 ईयर्स के लिए इंटू इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो 1.07 इंटू इज इक्वल टू मैं 4 टाइम 1 2 3 4, इट इज़ 1.4025, तो इट इज़ 1.4025। ये मैंने वैसे अपने जो कैलकुलेशन वीडियो है जिसमें मैंने कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट को बड़ी इजीली समझाया हुआ है, वहाँ से तुम कर सकते हो, स्प्रेडशीट से भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कैसे 1.07 इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4, दैट्स इट, ठीक है। तो इंटू 80, तो इट इज़ 112.20, तो 112.20। सो दैट मीन्स अगर मैं शेयर डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस करता हूं तो मुझे 105 देने पड़ेंगे, अगर मैं उसको शेयर्स देता हूं तो इतनी वर्थ के शेयर्स मुझे उसको देने पड़ेंगे, तो $112 के शेयर्स मुझे उसको देने पड़ेंगे। तो दिस विल बी दी अमाउंट विच आई विल कंसिडर, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर जब कैलकुलेट करेगा उस डेट पे, इन्वेस्टर जब यहाँ खड़ा होगा वो क्या बोलेगा कि भाई अगर मैं पैसे लूँगा तो मुझे $105 मिलेंगे, लेकिन अगर मैं शेयर लेता हूँ तो मेरे को अप्रॉक्सीमेट $110-112 मिलेंगे, तो भाई मैं तो शेयर्स ही लूँगा। तो जब इन्वेस्टर ही ये ऑप्शन चूज़ करेगा तो हम जब अपनी कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे तो यही एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। चलो ये हमारे को मिल गया पॉइंट। अब हम निकालते हैं अपना आंसर, जैसे हम रिडीमेबल डेट में निकालते थे। कैसे, हमें क्या निकालना है, IRR। तो लेट्स कैलकुलेट IRR। तो मैं IRR पहले निकालता हूं अपना 5% पे, तो प्रेजेंट वैल्यू एट 5%, जो 0 ईयर है, 0 ईयर में कितने पैसे देने हैं, करंट मार्केट वैल्यू इज 85, करंट मार्केट वैल्यू तो 85 है गाइस। उसके बाद इंटरेस्ट है 8% पर एनम, तो 8 इंटू 100, मैंने बताया था नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट मिलता है, तो 8, और 30% टैक्स रेट है। हमें निकालना है पोस्ट टैक्स, दैट मीन्स टैक्स माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 30%, सो 80 माइनस 30%, इट इज़ 5.6, सो 8 माइनस 30% इज 5.6। तो 0 ईयर में ये है, 1 to 5 ईयर्स में 5.6, 1 to 5 ईयर्स में 5.6 इंटू एन्युटी फैक्टर ऑफ 5% फॉर 5 ईयर्स, एन्युटी फैक्टर 5% फॉर 5 ईयर्स कैसे, 1.05, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 GT, दैट मीन्स 4.329। बेसिकली 4.3294 आ रही है, तो इट इज़ 4.329। तो मेरी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, इन्वेस्टर को इतने, हम हमेशा कोशिश करना इसका जब क्वेश्चन करो ना इस तरह से करना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इतने पैसे इन्वेस्टर 0 ईयर में देगा,
इतना इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स उसको मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स माइनस करके हम लेते हैं कंपनी का। यहाँ तो हम कंपनी का देखेंगे ना, इन्वेस्टर को तो हमेशा 8 ही मिल रहा है, बट हम तो कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी निकाल रहे हैं ना। तो वैसे हम कैलकुलेशन ये सोच के करेंगे कि इन्वेस्टर को पैसे मिलेंगे, लेकिन हमेशा देखेंगे कि कंपनी का क्या कॉस्ट है। तो कंपनी की कॉस्ट तो 5.6 है, तो 5.6 इंटू 4.329 ये आता है 24.2450, 24.2450। अब उसके बाद 5th ईयर में कंपनी कितने देगी, 112.20 इंटरेस्ट हो गया। अब 112.20 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5% एट 5th ईयर, 1 डिवाइड बाई 1.05 इज इक्वल टू 5 बार 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0.783 है, तो 0.783 इंटू 112.20, सो दिस इज 87.91, 87.91। तो मेरा जो यहाँ पे NPV आ रहा है 87.91 प्लस 24.2450 माइनस 85, तो NPV आ रहा है यहाँ पे 27.15। तो 27.15 NPV आ रहा है इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन्वेस्टर को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो कंपनी का लॉस है। और मैंने बताया था हमें तो IRR निकालना है। अब मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, तो 5% पे निकाली, अब मैं निकालूंगा 15% पे। तो सेम 5.6 इंटू 15% फॉर 5 ईयर्स, तो 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 GT। सो दिस इज, नहीं कुछ गलत आ रहा है, रुको, 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 GT। अरे सॉरी गाइस, दोबारा 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 GT। दिस इज 3.352, सो 3.352 इंटू 5.6, तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 18.77। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम्हें समझ आ चुका होगा। 18.77 इज द प्रेजेंट वैल्यू। 85 तो 85 ही रहेगा कि इन्वेस्टर को इतने पैसे देने। 112.20 इंटू 15% फॉर 5th ईयर, 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू 5 टाइम 1 2 3 4 5, तो 0.497, तो 0.497 इंटू 112.20 इट इज 55.78। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं NPV, तो 55.78 प्लस 18.77 माइनस 85, यह NPV आ रही है 10.4445 नेगेटिव, 10.45 नेगेटिव। अब हमारा जो फॉर्मूला आता था, तो IRR निकालने का फॉर्मूला क्या था, लोअर परसेंटेज दैट इज 5% प्लस NPV एट लोअर 27.15 अपॉन NPV एट लोअर 27.15 माइनस NPV एट हायर। तो हायर जो NPV है वो वैसी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10.45 इनटू डिफरेंस इन परसेंटेज जो मैंने लिया, तो डिफरेंस इन परसेंटेज इज 10%। ठीक है, तो ये वैसे प्रोरेट होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ, दिस इज प्योर मैथ्स कि 10% तो मेरा पूरा डिफरेंस है, 5 से 15 के बीच में 10% का डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, तो ये प्रोरेशन होती है। जिनको मैथ्स आता है वो इजीली कर सकते हैं, वरना तुम्हें मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंपल बात। तो 27.15 प्लस 10.45 इट इज 37.6, तो 27.15 डिवाइड बाय 37.6 इंटू 10%, यह आता है 0.72 इंटू 100, तो 7.22%, तो ये आ रहा है 7.22%। 5% प्लस 7.22% इज इक्वल टू 12.22%, 12.22%। आई थिंक मेरा जो आंसर है गाइस, मैं चेक करता हूँ, मेरे को लग रहा है बुक से थोड़ा सा डिफरेंट आया है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। चलो लेट मी चेक गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सो गाइस मैंने अपना आंसर एक्सेल में भी चेक किया है, तो बुक का आंसर अलग आ रहा है, उन्होंने परसेंटेज थोड़ी सी अलग ली है, मेरा आंसर यही आ रहा है। आई एम स्टिक टू माय आंसर। मैंने सारी कैलकुलेशन वेरीफाई कर ली, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा बहुत गाइस माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। जब मैंने अपने केस से इस IRR को लेके मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करी तो मेरा 1 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आ रहा है बस, मतलब इट्स अ वेरी माइनर डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा बहुत देखो गाइस फ़र्क पड़ ही जाता है। तो इतना मेरा आ जाएगा IRR, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डेट के केस में क्या ऑप्शन मैंने बताया था, हम पहले दोनों ऑप्शन में से चूज करेंगे कि कौन से केस में हमारे को कंपनी को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो ऑप्शन से हम अपना IRR निकालेंगे, जैसे हम रिडीमेबल डेट में निकालते हैं। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा गाइस, दैट इज नॉन ट्रेडेबल डेट्स, जो हमारी शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते। तो उस केस में हमें पता है कि इसकी कोई भी मार्केट वैल्यू एज सच नहीं होती, क्योंकि मार्केट वैल्यू उन्हीं चीज़ों की होती है जो सेल हो सकते हैं। सो बैंक एंड अदर नॉन ट्रेडेबल फिक्स इंटरेस्ट लोन सिंपली नीड्स टू बी एडजस्टेड फॉर टैक्स रिलीफ। तो कॉस्ट टू कंपनी विल बी इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। बस जो भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है 1 माइनस टैक्स, इतना ही कंपनी का खर्चा होगा। कोई मार्केट वैल्यू से इसको डिवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है। तो सिंपल इसका आंसर होगा, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट रेट है लोन पे, जैसे लोन पे इंटरेस्ट रेट है 10%, कंपनी का टैक्स रेट है 30%, तो 10 माइनस 30%, तो सीधा सीधा 7% आ जाएगा कंपनी का कॉस्ट ऑफ नॉन ट्रेडेबल डेट। क्योंकि यहाँ पे याद रखना मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसी चीज़ की हो सकती है जो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे आता है गाइस नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नीड फॉर वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या होता है ये मैं तुम्हें पहले इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, एक हिंट दे दूंगा छोटा सा। हम एक एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ध्यान से। मैंने इतनी उठाई हुई है इक्विटी, इतनी उठाई हुई है डेट, इतना उठाए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ से लेट से मेरा KD आ रहा है यहाँ 10%, KE जो मेरा आ रहा है यहाँ आ रहा है 8%, यहाँ जो KD मेरा आ रहा है 10%, यहाँ जो KP मेरा आ रहा है वो आ रहा है 6%। मुझे देखना है कि कलेक्टिवली मेरा कितना खर्चा हुआ। तो कंपनी कलेक्टिवली देखते हैं कि जो टोटल पैसे कंपनी ने रेस करे हुए हैं, चाहे इक्विटी से हैं, चाहे प्रेफरेंस से हैं, चाहे डेट से हैं, जहां से भी पैसा रेस किया हुआ है, तो इन टोटल ऑन एन एवरेज कंपनी कितने पैसे दे रही है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज, या उसको एक तरह से एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। सो दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि एवरेज कॉस्ट कंपनी की कितनी आ रही है। अब ये परसेंटेज तो हमें पता है, तो इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस की वेट क्या लें, वो वेट अभी हम आगे मे बी इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं इस वेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ एवरेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हम तीनों की एक एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज माय एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं एक और तरीके का डेट लेता हूं जिसपे इंटरेस्ट रेट अलग है, ये डेट चल रहा है, एक सेकेंड गाइस, डब्बे डिलीट हो गए। हाँ, ये वाले डेट मेरे चल रहे हैं, ये इक्विटी डेट, ये सब कुछ चल रहा है। मैंने एक और डेट ले लिया एट लेट्स से, पहले मैं इसकी एवरेज निकालूं, 8 10 6, 8 + 10 + 6 डिवाइड बाय 3, तो मेरा जो 8% आ रहा है दैट इज सिंपल एवरेज। मैं सिंपल एवरेज की बात कर रहा हूं अभी, वेटेड नहीं, सिंपल एवरेज, कि तीनों मेरी परसेंटेज की सिंपल एवरेज आ रही है 8%। अब मैंने मार्केट से एक डेट उठाया, ध्यान से सुनना गाइस, मैंने मार्केट से एक डेट उठाया जिसकी कॉस्ट ऑफ डेट है ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 12%। कॉस्ट ऑफ डेट, कि मैंने डेट उठाया और उस डेट की जो कंपनी को कॉस्ट आ रही है, ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी 12%, और अभी तक इन तीनों की मिला के जो मेरी एवरेज आ रही है 8%। तो एक एडिशनल डेट की वजह से मेरी एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, अगर मेरी एडिशनल डेट कम रेट पे है, अगर मेरी एडिशनल डेट कम रेट पे है, तो जब मैं ये इसको यहाँ इन्वॉल्व करूँगा तो मेरी ये डेट और कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है ना कि परसेंटेज ये इससे कम है, तो मेरी जो एवरेज है वो और कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स अगर मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, के एक एडिशनल डेट या एक एडिशनल सोर्स को लेने से मेरी क्या कॉस्ट आ रही है
अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज से कम है तो मेरी एवरेज कॉस्ट भी कम होगी। और अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट 12% है, एवरेज थी मेरी 8%, मार्जिनल कॉस्ट मेरी आ रही है 12%, तो जब मार्जिनल कॉस्ट मेरी एवरेज से ज़्यादा हो गई तो मेरी एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट राइजिंग, है ना। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अभी 8 है, हो सकता है 8.9 या 9% हो जाए एवरेज निकालने के बाद, कि 8 + 10 + 6 + 12 कर भी लेते हैं। 8 + 10 + 6 + 12 डिवाइड बाय 4, यहाँ आ रही है मेरी 9%। दैट मीन्स मेरी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई। और जब मेरा मार्केट नया जो लोन मैंने लिया था, नया जो डिबेंचर मैंने लिया था, उसकी कॉस्ट थी 6%, तो 8 + 10 + 6 + 6 डिवाइड बाय 4, यहाँ आ रही है मेरी 7.5% इस केस में। इस केस में सिंपल सा लॉजिक क्या है, जब हमारी जो एवरेज कैप कॉस्ट है, अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक नया लोन, नया तरीके का कोई भी सोर्स जब हम उठाते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से कम होगी, तो एवरेज कॉस्ट विल फॉल करती रहेगी। और जैसे ही मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो है, जो भी मैं लोन ले रहा हूँ कहीं से भी, वो मेरी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा आ गई, तो मेरी एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट राइजिंग। तो उसी से ये चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट तुमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में या F2 में बहुत कवर किया होगा। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही मेरी मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जब तक मेरी एवरेज कॉस्ट से कम है, ये एवरेज कॉस्ट चल रही है, ये मार्जिनल कॉस्ट, जब तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, तब तक मेरी एवरेज कॉस्ट फॉल करती रहेगी, एवरेज कॉस्ट गिरती रहेगी। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। और जैसे ही मेरी मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को क्रॉस कर लिया, कि मार्जिनल कॉस्ट इज 12%, एवरेज कॉस्ट इज 8%, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को क्रॉस कर लिया, तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है दैट विल स्टार्ट राइजिंग, एवरेज कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन MC इज लोअर देन AC फॉल्स, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट राइजेस। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट मीन्स टोटलिटी में एवरेज निकालना। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब जब भी हम कोई एडिशनल लोन या एडिशनल डेट लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी टोटल एवरेज में क्या, तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली जब भी हम कोई एडिशनल लोन लेते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, उस एडिशनल चीज़ की कॉस्ट क्या पड़ रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है गाइस, तो ये जो थ्योरी है अभी तक जो मैंने कराई है, थ्योरी पार्ट, और ये एक बार वर्ड टू वर्ड अपनी बुक में से वर्ड टू वर्ड तुम्हें रीड और जो लर्निंग वाला पार्ट है वो लर्न करना ही करना है। जैसे कि मैंने बताया था, ये चैप्टर प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है, तो थ्योरी तुम्हें पढ़नी तो पड़ेगी, ऐसा नहीं है थ्योरी तुम छोड़ सकते हो। तो जितना मैंने पढ़ा है इसको पढ़ो। आई विल ट्राई कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कैन नॉट गिव यू श्योरिटी बट आई विल ट्राई। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।